हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। जो हमारे जो टॉपिक रह गए थे लाइक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट इज आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन, ये टॉपिक हमारे रिमेनिंग रहे थे और एक कोऑर्डिनेशंस का रहता है। तो आज जो है हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट से। तो ये टॉपिक है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसमें तीन उसको पार्ट में क्लासीफाई का हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में। एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड वन है सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। बहुत से जो लोग ये सोचते हैं कि वो अच्छा मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव तो एक ही होना चाहिए, दैट इज प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग ही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इतने अलग अलग ऑब्जेक्टिव बनाने की क्या नीड थी? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो उस चीज़ को अब हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी नीड क्यों हुई। देखो, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले हम इसको डील करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशंस के पास कुछ रिसोर्स होते हैं। अच्छा, रिसोर्स कौन कौन से होते हैं? उसके पास जो रिसोर्स होते हैं, एक तो होता है फिजिकल रिसोर्स, एक होते हैं ह्यूमन रिसोर्स। फिजिकल रिसोर्स जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, रॉ मटेरियल, ये सारे क्या होते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्स होते हैं। इस रिसोर्सेस का हमें यूज करना है इस तरीके से सो दैट हम स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को कंसीडर कर पाए। एक बार बस आप सिर्फ इस चीज को नोट करिए, अभी हम समझते हैं। यूज्ड in this way so that we considering the interest of all stakeholders। ये कहते हैं कि हमें इस तरीके से इन रिसोर्सेज का यूज करना है ताकि हम जितने भी स्टेक होल्डर, देखो ये स्टेक होल्डर क्या होता है, ये टर्म्स मैंने शायद आप लोगों को पहले भी बता रखी है। स्टेक होल्डर्स में सिर्फ और सिर्फ एक या दो टर्म्स नहीं आती, इसमें आती है सारी नंबर ऑफ टर्म्स कि गवर्नमेंट भी आ गई, पब्लिक भी आ गई, कस्टमर भी आ गए, इन्वेस्टर भी आ गए, सप्लायर भी आ गई। तो ये टर्म है स्टेक होल्डर, जिसमें नंबर ऑफ पार्टीज, जितनी भी पार्टीज जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखती है वो सारी की सारी पार्टीज आ जाएं, उसको हम क्या कहेंगे? स्टेक होल्डर। अच्छा, तो इसने कहा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशंस के पास कुछ रिसोर्स होंगे। उसके पास होंगे फिजिकल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास ह्यूमन रिसोर्स क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये एग्जाम्पल नंबर 1 में आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल नंबर 1। लेकिन एक बार पहले एग्जाम्पल को सुनो फिर उसको नोट करना। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास एक ह्यूमन रिसोर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन इस ह्यूमन रिसोर्स का यूज कर रही है टैक्स की चोरी करने के लिए। तो अगर वो ऑर्गेनाइजेशन इस चीज से टैक्स की चोरी करवा रही है, मतलब अपना टैक्स जो है कम लगवा रही है, तो इससे क्या गवर्नमेंट का फायदा हुआ या नहीं हुआ? गवर्नमेंट का तो लॉस हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट को जितना टैक्स जाना चाहिए था, गवर्नमेंट को उतना टैक्स नहीं गया। तो हमने अपने ह्यूमन रिसोर्स का इस तरीके से यूज़ किया कि जिससे कि गवर्नमेंट का फ़ायदा नहीं हुआ। इसका मतलब हमने किसके इंटरेस्ट को कंसीडर नहीं किया? गवर्नमेंट को। तो ये चीज़ गलत है। तो एग्जाम्पल 1 में हमने देखा हमारे पास एक ह्यूमन रिसोर्स था सीए, और हम उसके लिए यूज़ कर रहे हैं टैक्स की चोरी के लिए। तो इसमें हमने गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को कंसीडर नहीं किया, और जबकि ये कहता है कि हमें स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को कंसीडर करना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 2,
मान लीजिए हमारे पास रॉ मटेरियल है और हमने उस रॉ मटेरियल में अडल्ट्रेशन कर दी अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, तो इससे किसको लॉस हुआ? इससे लॉस हुआ कस्टमर को। तो क्या हमने कस्टमर के इंटरेस्ट को कंसिडर किया? नहीं। तो भी ये चीज़ नहीं हुई, हमने कस्टमर के इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं किया। तो एक ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उसके पास जो भी रिसोर्स हैं, फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्स हैं, वो उसको इस तरीके से यूज़ करे कि इससे स्टेक होल्डर्स का बेनिफिट हो, उनके इंटरेस्ट को भी कंसिडर किया जाए। इंटरेस्ट मतलब उनके हित को कंसिडर किया जाए। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन का एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी होता है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आएंगे सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ये हमारे होंगे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में ही पहले हमने ये देखा कि एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, उसके बाद इट फर्दर क्लासीफाई दी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में ये 3 है। तो देखो अब बात आती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ऑब्जेक्टिव तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता है। वाई वी इंक्लूड सर्वाइवल एंड ग्रोथ। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं। मान लीजिए अगर मैं अपना स्टार्टिंग में कोई नया कोचिंग सेंटर एस्टेब्लिश करता हूँ, तो शुरू में ही मेरा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होगा। नो डाउट प्रॉफिट कमाना तो है, बट शुरू में मेरा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि मान लो मेरा रेंट आता है 10,000, यहाँ का रेंट है 10,000, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है 4,000, अदर चार्जेस हैं, मान लो पानी वगैरह के हैं और भी हैं। तो मेरा जो है यहाँ कोचिंग सेंटर का मान लीजिए जो सारा एक्सपेंस है वो मैंने कहा 15,000 है। तो फर्स्ट ईयर में जब मैंने ये एस्टेब्लिश किया उस टाइम में ये जाऊँगा प्रॉफिट ना हो चाहे सर्वाइवल मतलब मैं सर्वाइव कर सकूँ, और सर्वाइव करने के लिए मेरी जितनी कॉस्ट है वो सारी कॉस्ट निकल जाए कि 15,000 रुपये का मेरा खर्चा है और मैं ज़्यादा नहीं, प्रॉफिट ना हो, बस सिर्फ और सिर्फ कितना हो, इतना हो जाए कि ये मेरे 15,000 का खर्चा निकल जाए ताकि मैं सर्वाइव कर पाऊँ। मान लीजिए कोई भी बिजनेसमैन है, वो नई शॉप ओपन करता है, तो उसका पहले ही साल में ये नहीं होगा कि मैं प्रॉफिट कमाऊँ, नहीं, वो कहेगा भाई शुरू के महीने में तो बस इतना है, दुकान का खर्चा निकल जाए, चाय पानी का खर्चा निकल जाए, बस इतना सब निकल जाए, प्रॉफिट चाहे ना हो। शुरू के टाइम में सबका ऑब्जेक्टिव यही होता है। इसका मतलब मान लीजिए अगर कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या प्रॉफिट कमाना रहेगा? नो डाउट प्रॉफिट कमाना तो रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड उसका ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि हम किसी भी तरीके से मार्केट में सर्वाइव कर पाऊँ, जो मेरी कॉस्ट है बस वो निकल जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो क्या सिर्फ और सिर्फ जो न्यू बिजनेस है वही सर्वाइवल के बारे में सोचेगा? इसका मतलब जो ओल्ड बिजनेस है, पुराने बिजनेस है, वो तो सोचेंगे नहीं, वो तो प्रॉफिट की सोचेंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं है। मान लीजिए अगर मार्केट में रिसेशन का टाइम है, मंदी का दौर है, तो उस टाइम जितने भी एंटरप्राइजेज होंगे वो प्रॉफिट का नहीं सोचेंगे, वो भी ये सोचेंगे कि मंदी का दौर है, लोग प्रॉफिट के कहाँ, लोग बिजनेस छोड़ के जा रहे हैं, हम बिजनेस छोड़ के ना जाएं, बस हमारा इतना है, जितना ही हमारा खर्चा है वो निकल जाए, हम प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच रहे। तो इसका मतलब जब भी कोई नया बिजनेस एंटिटी आएगा मार्केट में, वो भी सर्वाइवल की सोचेगा, रिसेशन का टाइम है वो भी सर्वाइवल की सोचेगा। अब एक केस और लीजिए, मान लीजिए मार्कर मेकिंग कंपनी है, इसने क्या किया, मार्कर की कॉस्ट बहुत ही कम कर दी और सस्ते मार्कर उसने बेचे, तो कंपनी को प्रॉफिट तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन इसकी क्वालिटी उसने बहुत ही ज़्यादा गिरा दी। तो क्या वो एक साल तो पहले साल तो उसको प्रॉफिट हुआ, मान लो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसका अच्छा नाम था तो उसने कहा इतने सस्ते हम मार्कर सेल कर रहे हैं, तो लोगों ने बहुत सारे मार्कर खरीदे भी, उसको प्रॉफिट भी हुआ। क्योंकि प्रॉफिट क्यों हुआ? क्योंकि उसने चीप मटेरियल यूज़ कर रखा था, लेकिन उसने घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचा, क्या वो मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा? नहीं। तो इस केस में प्रॉफिट तो हुआ लेकिन सर्वाइवल नहीं कर पाए। इसका मतलब हमें लॉन्ग प्रॉफिट के साथ साथ लॉन्ग टाइम सर्वाइवल भी करना चाहिए, और लॉन्ग टाइम सर्वाइवल तभी हम कर पाएंगे जब गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बेचेंगे। तो इसका मतलब हम प्रॉफिट तो कमा सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट कमाने के साथ साथ
हमें सर्वाइवल पे भी फोकस करना चाहिए। देखिए अब इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। मान लीजिए मैंने कोचिंग सेंटर एस्टेब्लिश किया था, नया कोचिंग सेंटर ओपन किया, तो शुरू में मैंने क्या सोचा, सर्वाइवल कर पाऊँ। आफ्टर सम टाइम सर्वाइवल के बाद मैं सोचूंगा कि अब तो प्रॉफिट होना शुरू हुए, मेरे को होना चाहिए, क्योंकि मुझे कोचिंग सेंटर जो है ओपन की 6 मंथ हो गए, तो अब तो मुझे प्रॉफिट चाहिए। तो ये क्या हो गया, कोई भी एंटरप्राइजेस एक बार जब उसने स्टार्ट किया तो सर्वाइवल की सोचे, बाद में क्या सोचेगा, प्रॉफिट का। उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए मैंने थोड़े टाइम और कोचिंग सेंटर कंटिन्यू किया, तो अब मैं ये सोचूंगा कि नहीं, प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन 15 से 20 के बच्चे ही आ रहे हैं, तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अब मैं चाहूँगा कि ये 20 बच्चों से किस तरीके से 50 बच्चे हो जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रोथ। और अगर हम बिजनेस की बात करेंगे तो प्रोफेशन हो गया। अगर बिजनेस में तो वो ये चाहेगा कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट तो कमा रहा है, अब ये और कैसे इसको इंक्रीज़ करूँ प्रॉफिट को, कहीं ब्रांच वगैरह इसकी ओपन कर लें या इसमें क्या कुछ ऐड कर सकते हैं, तो वो क्या सोचेंगे, ग्रोथ। या फिर मार्केट में इन्फ्लेशन आया हुआ है, इन्फ्लेशन का टाइम आया हुआ है, ग्रोथ का टाइम आया हुआ है, ऐसा टाइम आया हुआ है कि लोगों के पास पैसे बहुत हैं, तो भी हम ग्रोथ की सोचेंगे। तो ये हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव ये होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के पास जो रिसोर्स हैं उनको अच्छे से यूज़ करे, इस तरीके से यूज़ करे कि स्टेक होल्डर्स को जो है फ़ायदा हो। और इसके अलावा उसके 3 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हैं ऑर्गेनाइजेशन के, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। अगर ऑर्गेनाइजेशन न्यू एंटरप्राइजेज है तो भी सर्वाइवल की सोचेगा, और आफ्टर सर्वाइवल वो प्रॉफिट की सोचेगा और ग्रोथ की। अगर मान लीजिए हमने कोई गलत काम करके प्रॉफिट कमा लिया अगर किसी बिजनेस ने, तो उसने प्रॉफिट तो कमा लिया, क्या वो सर्वाइवल कर पाएगा मार्केट में, नहीं, क्योंकि उसका मार्केट में नाम खराब हो जाएगा और वो सर्वाइवल नहीं कर पाएगा। और अगर मार्केट में ऐसा कोई ट्रेंड चला हुआ है तो ग्रोथ हम सोचेंगे, और कोई बिजनेस काफ़ी टाइम से एस्टेब्लिश हुआ है, प्रॉफिट हो रहा है, तो वो भी ग्रोथ की सोचेगा। तो ये हमने किया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब हम करते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे पास सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मीन्स रिलेटेड टू दी सोसाइटी। ऐसे ऑब्जेक्टिव जो हम देखिए कोई भी बिजनेस होता है तो ऐसा मानते हो, कोई भी बिजनेस बड़ा बिजनेस बनता है तो उसको बड़ा कौन बनाता है, उसको बड़ा बनाता है सोसाइटी, हम लोग। तो किसी भी बिजनेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लोगों को प्रोवाइड करे, उनके लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाए, जो वो वेलफेयर के काम कर सकता है, लाइक फ्री स्कूल फैसिलिटी, ये सब बनाए, लोगों को लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने में हेल्प करें, सोसाइटी के फ़ायदे के लिए वो सारे काम जो वो करे बिना मॉनेटरी कंसिडरेशंस के। मान लीजिए उसने स्कूल खोल लिया और वो पैसे के लिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो क्या ये सोशल ऑब्जेक्टिव हुआ, नहीं। हाँ, लेकिन अगर वो स्कूल खोला और वो बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, तो क्या ये सोशल ऑब्जेक्टिव है, हाँ। तो बिना किसी मॉनेटरी कंसिडरेशन के सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में जो सोचे उसे हम क्या कहेंगे, सोशल ऑब्जेक्टिव। फ्री में हॉस्पिटल खुलवाना, सोशल ऑब्जेक्टिव। लेकिन अगर आपने हॉस्पिटल खुलवाया खुद के बेनिफिट के लिए, आप उससे पैसे चार्ज कर रहे हो, तो वो क्या सोशल ऑब्जेक्टिव आएगा, नहीं। अब कुछ गवर्नमेंट ने भी मतलब मैंडेटरी कर दिया CSR, आप लोगों ने सुना भी हो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये है कि अब आपको प्रॉफिट का 1% जो है आपको डोनेट करना पड़ेगा, जो ये एक्टिविटीज़ हैं लाइक अनाथ आश्रम है, वृद्ध आश्रम है, इन सब में आपको डोनेट करना पड़ेगा। तो ये सारे हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, गुड वर्किंग कंडीशन, हेल्दी इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा देना, तो ये हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में देखिए एक आगे एक कंसेप्ट है मैस्लो नीड हायरार्की। मैस्लो नीड हायरार्की आगे भी बढ़ेंगे आप, इसमें जो है 5 स्टेज होती है। इसमें एक आ गया है कि इंसान को सबसे पहले चाहिए फूड, शेल्टर एंड क्लोथ, खाना, छत, भोजन और मकान। ये सबसे पहले इसको ये चाहिए। उसके बाद जब उसके पास ये चीज़ें आ जाएंगी तो वो चाहेगा ये सब चीज़ों की सेफ्टी रहे मेरे पास। या मान लो अगर कोई लड़की है या वुमेन है तो वो चाहेगी कि मैं सेफ़ रहूँ, कि ऐसा नहीं है कि कोई मेरे को लूट ले या इस तरीके से। तो ये होगी सेफ्टी नीड। उसके बाद सोशल नीड। अगर ये दोनों नीड सेटिस्फाई होगी देन आफ्टर वी मूव ऑन सोशल नीड। सोशल नीड में ये आता है कि हर एक इंसान ये चाहता है कि उसका फ्रेंड सर्कल हो जिससे वो अपनी बात शेयर कर सके, और
वो बंदा जो उसका फ्रेंड है वो खुद की बात मुझसे शेयर कर सके। तो ये है सोशल नीड। एस्टीम नीड ये होती है कि लोग उसको जाने, उसका एक नाम हो, इसका एक ओहदा हो, तो ये होगी एस्टीम नीड। उसके बाद आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आता है जब किसी बंदे की ये चारों नीड पूरी हो जाती है तो वो करता है जो उसका दिल कहता है। मतलब मान लीजिए अगर कोई म्यूजिशियन है, उसके अंदर से म्यूजिक आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें छोड़ के सिर्फ म्यूजिक में एक एंड लेवल तक जाना चाहता है। वो कहता है कि मुझे म्यूजिक में ही एक एंड लेवल पाना है, बिल्कुल पैशनेट होना है, तो वो क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव में अगर कोई बंदा ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव है रिलेटेड टू एम्प्लॉय, कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव हैं, मैनेजमेंट को उनको भी ध्यान में रखते हुए ये सब करना चाहिए। तो ये नीड कैसे पूरी होगी, ये नीड होगी फाइनेंशियल नीड, इसको हम कह सकते हैं कि ये होगा फाइनेंशियल नीड। तो फाइनेंशियल नीड का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। सेफ्टी नीड, जो ऑर्गेनाइजेशन में वुमेन काम कर रही हैं उनकी भी हमें सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि वहाँ पे उनको किसी तरीके से हरासमेंट की जा रही है, उनके साथ गलत किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सेफ्टी नीड, सोशल नीड, वहाँ पे जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ पे उनका अच्छा सर्कल हो, ये सोशल नीड। एस्टीम नीड, ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पे मान लो अगर किसी ने कोई टारगेट अचीव कर लिया तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाए सब लोगों के आगे, देखो इसने ये टारगेट अचीव किया, उसको सम्मानित करना, ये हो जाएंगे एस्टीम नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हम यहाँ से हटा सकते हैं एक बार के लिए। तो ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव होंगे किसी की भी, फाइनेंशियल नीड, सेफ्टी नीड, सोशल नीड एंड एस्टीम नीड। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए अब हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ आर्ट एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो क्या मैनेजमेंट एक साइंस है? हाँ, मैनेजमेंट एक साइंस है, क्योंकि साइंस में ये तीन चीज़ें होती हैं और मैनेजमेंट में भी ये तीनों चीज़ें हैं। क्या चीज़ें? और क्या मैनेजमेंट आर्ट है? हाँ, मैनेजमेंट एक आर्ट भी है, क्योंकि आर्ट में ये तीन फीचर्स होती हैं और ये तीन फीचर्स मैनेजमेंट में भी हैं। तो इसको हम समझते हैं किस तरीके से मैनेजमेंट साइंस है, किस तरीके से मैनेजमेंट एक आर्ट है। मैनेजमेंट एज साइंस मतलब सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इसमें बहुत सारी नॉलेज होती है सिस्टमेटिक, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, लॉ ऑफ और भी बहुत सारे जो लॉ हैं। तो ये है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। लेकिन ये क्या है? एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। जब आप कोई भी चीज़ों को थ्योरेटिकली सीखते हो तो वो क्या है? साइंस। लेकिन जब आप उस चीज़ को प्रैक्टिकल करके देखते हो, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, यहाँ हम गए प्रैक्टिकली, इसको ब्रैकेट में लिखो, प्रैक्टिकली। जब भी हम किसी चीज़ को प्रैक्टिकली करेंगे तो वो क्या है? एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर एक पर्सन है, वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, तो वो डॉक्टर की जो पढ़ाई कर रहा है, जो उसको थ्योरेटिकल नॉलेज दे रही है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये इंसान का बॉडी स्ट्रक्चर होता है, इसमें इतनी हड्डियाँ होते हैं, इतने ये सब होता है, तो वो क्या है? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, कि उसको एक सिस्टमेटिकली तरीके से सारी चीज़ें बताई जा रही है। अगर आपको ऑपरेशन करना है तो यहाँ से कट करना पड़ेगा, यहाँ से, तो ये क्या है? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। लेकिन जब वो प्रैक्टिकली ऑपरेशंस कर रहा है तो वो क्या होगी? एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। तो साइंस में क्या होता है? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, लेकिन जब हम उस चीज़ को प्रैक्टिकली करते हैं तो वो क्या है? आर्ट है। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, इसमें क्या करते हैं? लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बेस पे प्रिंसिपल बनते हैं साइंस में। और मैनेजमेंट में भी हम क्या करते हैं? कुछ एक्सपेरिमेंट कर करके देखे हमने, और वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गए तो हमने कहा कि आप ऐसा मत करना, अगर वो एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो गया तो हमने उसके प्रिंसिपल बना दिए। तो मैनेजमेंट एक साइंस भी है। आर्ट में क्या होता है? कोई भी चीज़ क्रिएटिविटी से बनती है, बार बार हम उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ क्या होता है? हम उस चीज़ में बेस्ट बन जाते हैं। तो क्या हो गया? प्रैक्टिस से और क्रिएटिविटी, हम उस चीज़ में कुछ नया लेके आते हैं। तो आर्ट में कुछ ना कुछ प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी होती है, और साइंस में एक्सपेरिमेंटेशंस के बेस पे होता है। यूनिवर्सल वैलिडिटी, अगर हमने कहा कि हमने कोई रूल बना दिया तो हर जगह एप्लीकेबल होगा। मैनेजमेंट में भी जो रूल बना दिए वो हमने कहा, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेजेस हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, वो हर जगह एप्लीकेबल होंगे। और ये पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, आर्ट पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन कैसे है? मान लीजिए 2 टीचर हैं, 2 टीचर हैं, उनका हो सकता है पढ़ाने का तरीका अपना अलग अलग है, तो ये क्या होगी? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। कोई सिंगर है, वो भी अलग अलग तरीके से गाता है। मान लो एक पंजाबी सिंगर है और एक अरिजीत सिंह है, तो अरिजीत सिंह अपने तरीके से गाता है, पंजाबी सिंगर अपने तरीके से गाता है। कोई मान लो
और तरीके के सिंगर हैं तो वो अपने तरीके से गाते हैं, कोई सैड सॉन्ग गाता है, कोई रोमांटिक सॉन्ग गाता है, कोई किसी भी तरीके से। तो ये क्या है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, कोई भी बंदा अपने तरीके से करेगा। तो मैनेजमेंट भी क्या अपने तरीके से हो सकता है। हाँ, अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ तो हो सकता है उसको अलग तरीके से चीज़ों को मैनेज करूँ, और कोई और पर्सन उस चीज़ को मैनेज कर रहा है तो उसका एक अपना तरीका हो सकता है मैनेज करने का। तो आर्ट क्या है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस, और ये क्या है, साइंस क्या है, यूनिवर्सल वैलिडिटी। ठीक है, तो मैनेजमेंट के जो कुछ प्रिंसिपल हैं वो हर जगह एप्लीकेबल होते हैं, इसलिए हमने कहा यूनिवर्सल वैलिडिटी, और उसके अपने अपने तरीके से एप्लीकेबल होंगे, वो क्या होंगे, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तो हमने देखा मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ आर्ट। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब हम देखते हैं हमने देखा मैनेजमेंट एज अ साइंस। क्या मैनेजमेंट साइंस है? हाँ, मैनेजमेंट एक साइंस है क्योंकि उसमें तीनों फीचर्स अप्लाई होती हैं, लेकिन मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस नहीं है। मैनेजमेंट इज नॉट एग्जैक्ट साइंस, साइंस है लेकिन एग्जैक्ट साइंस नहीं है। इसको हम कह सकते हैं अप्लाइड साइंस या इनएग्जैक्ट साइंस। क्योंकि देखिए साइंस में क्या है, अगर हम कोई केमिकल बना रहे हैं तो उसमें वो सारे उसमें होने चाहिए, तभी एक हमारे पास सॉलिड बन के आएगा। लेकिन क्या मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं हम जरूरी है वो सेम तरीके से अप्लाई करें? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हम अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, हम अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग उनमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट जो है एग्जैक्ट साइंस नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट के जो फीचर्स हैं उसको हम सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जबकि साइंस की जो है उसको हम सिचुएशन चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं तो हम बना कुछ और रहे हैं, बन कुछ और ही जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। हम कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ प्रोफेशन होने के लिए उसमें 5 चीज़ों का होना जरूरी है। अगर ये 5 चीज़ें हैं किसी में तो वो प्रोफेशन है, अगर ये 5 चीज़ें नहीं हैं तो वो प्रोफेशन नहीं है। मैनेजमेंट में सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, अगर कोई डॉक्टर है तो उसको नॉलेज होनी जरूरी है, कोई सीए है तो उसके लिए भी सिस्टमेटिकली नॉलेज है, मैनेजमेंट के लिए भी कुछ थ्योरीज हैं, कुछ नॉलेज है, होना जरूरी है, यस जरूरी है। उसके बाद आता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। देखिए अगर ऐसा है, हर कोई पर्सन लॉयर नहीं बन सकता। लॉयर बनने के लिए उसको क्या चाहिए? डिग्री। सीए बनने के लिए भी क्या चाहिए? डिग्री। तो हमने कहा कि अगर कोई प्रोफेशन है तो उसके लिए आपको प्रॉपर डिग्री चाहिए। डॉक्टर को डिग्री चाहिए, सीए को, क्या मैनेजर को भी डिग्री चाहिए? हाँ, वैसे तो चाहिए एज अ एमबीए, लेकिन एक मैनेजर वही हो जो सिर्फ एमबीए हो, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। हमने कहा कि मैनेजर बनने के लिए एमबीए की डिग्री होना जरूरी नहीं है। किसी किसी में इन बॉन्ड भी वो टैलेंट होता है, वो स्किल्स होती हैं जो कि उसको सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैनेजमेंट के लिए एमबीए होना इज़ नॉट नेसेसरी। तो हमने कहा लॉयर के लिए तो एलएलबी होना जरूरी है, अगर आप अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी सी होना जरूरी है, डॉक्टर के लिए भी डिग्री है वो होना जरूरी है, लेकिन मैनेजर के लिए एमबीए होना जरूरी नहीं है। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन में बताया गया है कि कोई भी बंदा वो सीए है तो आईसीआई का मेंबर होगा। मतलब सीए के ऊपर कौन सा बोर्ड काम करता है? आईसीआई। और वैसे ही मैनेजर है तो मैनेजर के लिए बोर्ड तो बनाया है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, लेकिन मैनेजर एआईएमए का मेंबर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब वो एमबीए ही नहीं है ना ही मेंबर है, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये वाली तो मैनेजमेंट में अप्लाई होती है, लेकिन ये दोनों होनी ज़रूरी नहीं है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में ये बताया गया है कि डॉक्टर ऐसा नहीं है कि किसी का गलत ऑपरेशन जानबूझ के कुछ गलत कर दे, या हमने कहा लॉयर है उसकी एक ड्रेसिंग सेंस है, तो वो भी क्या है? एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। लेकिन मैनेजर के लिए एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होना कोई भी ज़रूरी नहीं है। उसके बाद है सर्विस मोटिव। हमने कहा डॉक्टर का सर्विस मोटिव होता है पेशेंट को ट्रीट करना, लॉयर को अपनी सर्विस होती है कि अपने क्लाइंट को मतलब उस प्रॉब्लम से बाहर निकालना। इसी तरीके से क्या मैनेजर भी एक सर्विस है? हाँ, क्योंकि मैनेजर और ओनर दोनों अलग अलग पर्सन हैं, सेम पर्सन नहीं है। तो मैनेज का ऑब्जेक्टिव है सर्विस मोटिव, क्योंकि ये भी एक प्रकार से सर्विस है। तो ये 2 फीचर्स तो अप्लाई होते हैं एज ए प्रोफेशन के, और ये 3 फीचर अप्लाई नहीं होते। तो एक क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से आ सकता है, क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है?
हाँ, कौन कौन सी फीचर अप्लाई होती है? ये 2 फीचर्स तो अप्लाई होती हैं, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज और सर्विस मोटिव। और कौन सी फीचर्स की वजह से मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है? इन फीचर्स की वजह से मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। तो ये 3 फीचर अप्लाई नहीं होती, 2 अप्लाई होती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, मैनेजमेंट एज अ आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। थैंक यू सो मच।